स्वागत है आपका ओनली पीसीएस पर। देखिए आज है डेट 8 जुलाई और आज हमारा जो डेटा फैक्ट रिपोर्ट्स का सीरीज़ है उसमें ये 8 जुलाई का वीडियो है, तो इसमें हम लोग देखते हैं। और देखिए इससे पहले जो भी वीडियो नहीं आए उनका पीडीएफ बना के ओनली पीसीएस टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया गया है, तो आप लोग ओनली पीसीएस टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। जो ऑफिशियल चैनल है ओनली पीसीएस का, उस पर आपको ये सब मिलता रहता है पीडीएफ, और भी जो कुछ इन्फॉर्मेशन रहती है, या आप जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डाले जाते हैं तो वहाँ वो भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो वो ये ज्वाइन कर सकते हैं आप। और साथ ही साथ देखिए जिनको नोट्स वगैरह और ये सारी चीज़ें चाहिए तो वो लोग संपर्क कर सकते हैं। और साथ ही साथ देखिए 10 जुलाई से आपका पेपर 2 स्टार्ट हो रहा है, तो वो जिनको आंसर राइटिंग करनी है पेपर 2 की वो कर सकते हैं। और जिन्हें क्रैश कोर्स चाहिए वो सब इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं 8527434727। इसी पे देखिए सारे पेपर के पीसीएस के नोट्स ले सकते हैं आप 1 to 6, और पीवाईक्यू ले सकते हैं मेंस के। पीवाईक्यू के सॉल्यूशन जो मेंस के हैं वो इतना शानदार सॉल्यूशन है कि आपका 80% तैयारी यहाँ से हो जाएगी। तो पेपर 1 to 4 ये पीवाईक्यू के सॉल्यूशन आप ले सकते हैं इसी नंबर पे संपर्क करके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें आज आर्टिकल है आयुष्मान भारत जो योजना है उसका विस्तार है, जल भराव से संबंधित है आर्टिकल। और देखिए भीड़ का प्रबंधन जो हाथरस कांड हुआ है उस पर ये आर्टिकल है, तो इस पर पेपर 4 वगैरह में आप यूज़ कर सकते हैं। भीड़ का प्रबंधन कैसे करना है, एआई की चुनौतियों का मुकाबला, ये अगला आर्टिकल है। तो ये आर्टिकल है 6 आर्टिकल आज कुल मिलेंगे। महिलाओं को सशक्त बनाने की पहल, ये महाराष्ट्र सरकार की एक योजना है, उसी से संबंधित है आर्टिकल। तो इसमें और भी देखेंगे क्या क्या राष्ट्रीय लेवल पे प्रयास हो रहे हैं और यूपी के क्या प्रयास हैं। ये देखिए भारत रूस के संबंधों पे यही आर्टिकल पेपर 2 से आप इसे रिलेट कर सकते हैं। पेपर 2 में आप जो देख लीजिए इसको। ठीक है, तो सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं आपके लिए आज। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला देखिए आयुष्मान भारत योजना का विस्तार। तो ये देखिए परिचय में आप, ये जो योजना शुरू हुई है 2018 में हुई थी, और उद्देश्य क्या था इसका कि गरीब और वंचित परिवारों को स्वास्थ्य बीमा के माध्यम से चिकित्सा सेवाएं प्रदान करना। अब इसमें आर्टिकल में क्या बिंदु हैं, तो योजना का विस्तार है। देखिए 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों तक विस्तार करने की योजना बनाई जा रही है। आवंटन में जो बजट आवंटन में उसमें वृद्धि हुई है, तो अंतरिम बजट में अतिरिक्त 500 करोड़ आवंटित किया गया है। स्वास्थ्य बीमा योजना, इसका उद्देश्य क्या है, प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपए का मुफ्त उपचार उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। उपचार की महंगी लागत, गरीब लोग आर्थिक तंगी के कारण उपचार नहीं करवा पाते हैं, उसी के लिए यह शुरू की गई है। उम्र दराज लोगों के लिए विशेष प्रावधान है, यानी 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए विशेष प्रावधान दिया गया। निजी अस्पतालों की भी भूमिका है इसमें, सरकारी निजी अस्पतालों को भी इसमें शामिल किया है। और योजना के लाभ देखिए लाखों लोगों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण सेवाएं मिल रही हैं। तो ये तो कॉमन पॉइंट थे, लेकिन अब यहाँ से मेन शुरू होता है सकारात्मक। इसका बिंदु क्या है, तो व्यापक कवरेज है। देखिए लगभग 50 करोड़ लोग इसके दायरे में आते हैं, यानी स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान होता है उनको। और मुफ्त उपचार है, तो जान ही रहे, ये बताई दिया 5 लाख रुपये प्रति परिवार के हिसाब से मिलता है। इसमें गरीबों के लिए लाभ है, गरीब और वंचित परिवारों को जो गंभीर बीमारियों के उपचार में लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होगा, जो ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में जो सेवाएं नहीं मिल पाती हैं स्वास्थ्य, वो उन्हें मिल पाएंगी इससे। कुछ देखिए इसके नकारात्मक बिंदु भी हैं, जैसे निजी अस्पतालों की आनाकानी होती है, यानी ये उपचार करने में आनाकानी करते हैं। कम जागरूकता है इसके बारे में। लॉजिस्टिक चुनौतियां, जैसे दूर दराज के क्षेत्रों में योजनाओं को लागू करने में ये लॉजिस्टिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। वित्तीय बोझ है केंद्र सरकार पर बढ़ता है इससे। अब देखिए इससे कुछ चुनौतियाँ हैं वो देख लीजिए, जैसे जागरूकता की कमी है, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में देखेंगे योजना के बारे में जागरूकता कम होती है। और निजी अस्पतालों की भागीदारी, ये भी एक समस्या है, ये प्रोत्साहित करना पड़ेगा इसे। प्रणाली जो की पारदर्शिता है उसकी समस्या है, यानी योजना के क्रियान्वयन में पारदर्शिता सुनिश्चित करना। वित्तीय प्रबंधन, बढ़ते वित्तीय बोझ को समुचित प्रबंधन करना, ये भी इसकी समस्या है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप इसमें देख सकते हैं। आगे देखते हैं, अगला है देखिए ये निष्कर्ष है, आप देख लीजिए। तो इस तरीके से ये पहला आर्टिकल था। अब दूसरा आर्टिकल है जल भराव से संबंधित। तो कुछ बिंदु हैं जो इसमें दिए गए हैं, वो देखिए नागरिक सुविधाओं का अभाव है, जैसे नगर निगम के बड़े, जैसे अब ये देखा होगा बारिश शुरू हो गई है, तो शहरों में आप जहाँ रहते होंगे सिटीज़ वगैरह में, तो देखिए देखते होंगे कि थोड़ी सी बारिश होने पे भी क्या होता है कि जल भराव देखने को मिलता है। तो उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों में मानसून के दौरान एक गंभीर समस्या ये देखी गई है। सरकारी धनराशि का उपयोग, नालियों की सफाई और निकासी की व्यवस्था पर सरकारी धनराशि खर्च की गई, लेकिन परिणाम स्वरूप स्थिति में कोई सुधार देखने को नहीं मिलता। इससे विशेष उदाहरण देखिए लखनऊ के इंदिरा नगर में मुंशी पुलिया फ्लाईओवर के निर्माण के कारण जल निकासी की समस्या और गंभीर हो गई है, जिससे स्थानीय लोगों को कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तो ये केस स्टडी में आप इससे डाल सकते हैं। ठीक है, यूपी से संबंधित है तो यूपी का ही उदाहरण आप दीजिए और बेटर रहता है इससे। नगर निगम की असफलता है यहाँ कि नगर निगम और निर्माण एजेंसियों के बीच समन्वय की कमी के कारण समय रहते समाधान न हो पाने से नागरिकों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ये पॉइंट तो आप सब में डाल दीजिए कि विभिन्न एजेंसियों के मध्य समन्वय की कमी देखने को मिलती है। अब देखे होंगे सड़क बनती है, फिर उसे तोड़ दिया जाता है, वहाँ से पाइपलाइन डाली जाती है, या कुछ और भी जिस तरीके से कार्य होते हैं, तो ये विभिन्न एजेंसियों और विभागों के बीच में समन्वय की कमी देखी जाती है। सरकारी प्रयास देखिए धनराशि आवंटन, इसमें नालियों की सफाई और निकासी के लिए आवंटन तो किया जा रहा है, निर्माण कार्य भी हो रहे हैं, नए फ्लाईओवर और संरचनाएं बनाई जा रही हैं, लेकिन चुनौतियाँ हैं यहाँ पे। क्या अपर्याप्त योजना है, मानसून से पहले जल भराव की समस्याओं का समाधान न हो पाना, असमंजस की स्थिति बने रहना, निर्माण एजेंसियों और नगर निगमों के बीच समन्वय की कमी, लापरवाही है, यानी अधिकारियों का
क्षेत्र में जाकर वास्तविकता का निरीक्षण न करना, अत्यधिक शहरीकरण, इससे भी क्या है, जल निकासी का प्रणाली पे दबाव बढ़ता है। उदाहरण वही लखनऊ जैसे बड़े शहरों में लगातार बढ़ते निर्माण कार्यों से ये जल निकासी व्यवस्था प्रभावित होती है। अविकसित बुनियादी ढांचा, पुराने और अपर्याप्त जल निकासी ढांचे का उपयोग हो रहा है। उदाहरण देखिए, कई शहरों में जल निकासी प्रणाली पुरानी और अविकसित हैं, जिससे मानसून के दौरान जल भराव की समस्या भी होती है। अव्यवस्थित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की समस्या है। जो ठोस अपशिष्ट है उसका उचित प्रबंधन न होने के कारण नालियों में अवरोध उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये समस्या कॉमन है, आप इनको डाल सकते हैं। उदाहरण देखिए, वही इंदिरा नगर वाला दे दीजिए। अपशिष्ट लखनऊ के अपशिष्ट की व्यवस्था के अव्यवस्थित होने के कारण क्या होता है, जल भराव की समस्या यहाँ पे देखी जाती है। उपाय देखिए क्या क्या हो सकते हैं। समय पर निरीक्षण हो, यानी मानसून से पहले इस स्थिति का निरीक्षण और नालियों की सफाई सुनिश्चित करना। अधिकारियों का दायित्व तय किया जाए, सामुदायिक भागीदारी बढ़ाई जाए, इसमें समन्वय में सुधार किया जाए विभिन्न एजेंसियों के मध्य। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए उचित व्यवस्था की जाए। उचित प्रबंधन और नालियों के अवरोध में जो अवरोध न हो ऐसी व्यवस्था की जाए। उस पर नियम जो कानून है वो भी सख्त बनाए जाएँ। बुनियादी ढांचे का विकास किया जाए, सबकी जिम्मेदारियां तय की जाएँ, जो नई तकनीकों का उपयोग किया जाए। तो इस तरीके से आप ये डाल सकते हैं। उदाहरण वही है लखनऊ वाला, ये देख सकते हैं, कई बार हो चुका है। ये आपका निष्कर्ष है, तो निष्कर्ष आप देख सकते हैं। ये PDF आपको ओनली PCS टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। महिलाओं को सशक्त बनाने की पहल, इसमें क्या बिंदु हैं, तो देखिए ये महाराष्ट्र में एक योजना चलाई गई है, मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना की शुरुआत हुई है, महाराष्ट्र सरकार ने की है। इसमें क्या है योजना में, तो देखिए इसके तहत 21 से 60 वर्ष की आयु की महिलाओं के लिए 1500 रुपये मासिक सहायता दी जाएगी। इसके तहत लाभार्थियों का चयन देखिए कैसे होगा, तो इसमें वे ही महिलाएं पात्र होंगी जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 2.5 लाख रुपये से अधिक न हो। योजना का लाभ ग्रामीण और शहरी और विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में ऑनलाइन फॉर्म स्वीकृत करके और सत्यापन के बाद दिया जाएगा। यानी आपको देखिए ये सब तो ठीक है, यहाँ इतना जान लीजिए आप, ये योजना है। लेकिन आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो यहाँ पे, ये तो आप देख ही सकते हैं, सशक्तिकरण होगा, ये सब होगा। तो ये मेन आपके लिए योजना थी जो अभी शुरू की गई है। अब सरकारी प्रयास में ये देख लीजिए, महिला सशक्तिकरण के लिए केंद्र सरकार ने क्या पहल की है, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, लड़कियों को शिक्षित करना, ये सब आपकी बहुत चर्चित योजना है, तो आप जानते ही होंगे इसके बारे में। दूसरी है प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र, ये भी महिला सशक्तिकरण के लिए महिलाओं को प्रशिक्षण, जागरूकता और सहायता प्रदान की जाती है। मुद्रा योजना है, इसमें महिलाओं को स्वरोजगार और छोटे व्यवसायों के लिए ऋण दिए जाते हैं। 2021 तक 70% से अधिक लाभार्थी महिला रही हैं इसकी। उत्तर प्रदेश सरकार की पहल देख लीजिए, क्योंकि यही सब आपको डालना रहता है ज़्यादातर। देखिए कन्या सुमंगला योजना है, इसका उद्देश्य क्या है, बालिकाओं की शिक्षा और स्वास्थ्य को बढ़ावा देना। योजनाओं के तहत बालिका के जन्म से लेकर स्नातक होने तक विभिन्न चरणों में आर्थिक सहायता दी जाती है। इसके तहत महिला हेल्पलाइन 181, ये यूपी सरकार की है। इसमें क्या होगा, महिलाओं को त्वरित सहायता और सुरक्षा प्रदान की जाएगी। 24x7 हेल्पलाइन जो सेवा है वो दी जाएगी। इसमें महिला एवं बाल विकास विभाग बनाया गया है, तो ये भी विभिन्न प्रशिक्षण और कौशल विकास कार्यक्रम चलाता है। तो विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। चुनौतियां देख लीजिए, ये महत्वपूर्ण होता है। देखिए पॉइंट यहीं से आपके बनने रहते हैं, और सरकारी प्रयास आपको पूछा हो या ना पूछा हो आंसर वो डालने रहते हैं। चुनौतियाँ क्या हैं, तो देखिए साक्षरता और जागरूकता की कमी है ग्रामीण क्षेत्रों में खासकर, है ना, और इससे लाभ उठाने में कठिनाई होती है। प्रशासनिक समस्याएं, योजनाओं को सही तरीके से क्रियान्वयन न होना, निगरानी न होने से लाभार्थियों तक सहायता पहुंचाने में समस्या हो सकती है। आर्थिक निर्भरता है, जैसे केवल मासिक सहायता से महिलाओं की सभी आर्थिक आवश्यकताएं पूरी नहीं हो सकती है, तो ये सब डाल सकते हैं आप, यानी और भी ज़रूरतें हैं। उपाय देख लीजिए, शिक्षा और जागरूकता बढ़ाई जाए, कार्यक्रमों के माध्यम से उन्हें सशक्त बनाया जाए, प्रशासनिक सुधार किए जाए, क्रियान्वयन में जो है पारदर्शिता और प्रभावी निगरानी सुनिश्चित की जाए, अतिरिक्त सहायता दी जाए महिलाओं को, कौशल विकास और रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएं। उदाहरण देखिए, यही डाल दीजिए महाराष्ट्र की जो योजना है, मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना, ठीक है, निष्कर्ष है ये। तो ये इस तरीके से निष्कर्ष आप दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके आंसर राइटिंग में उपयोगी रहेंगी। अब देखिए AI से संबंधित है, AI की चुनौतियों का मुकाबला, और ये टॉपिक पेपर 3 में आप सीधे जोड़ सकते हैं। पेपर 3 में ज़्यादातर आता ही आता है, तो ये देखिए हाईलाइटेड मुद्दा रहता है, और आपके लिए ये आगे भी बनता रहेगा क्वेश्चन। परिचय में देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI की फुल फॉर्म होती है। ये इसकी डेफिनेशन क्या है, तो एक ऐसी तकनीक जो है जो कंप्यूटर सिस्टम को मानव जैसी बुद्धिमत्ता और सोचने समझने की क्षमता प्रदान करती है। इसके माध्यम से मशीनें डेटा का विश्लेषण कर सकती हैं, निर्णय ले सकती हैं और समस्याओं का समाधान कर सकती हैं। AI के प्रमुख घटक में क्या क्या आता है, तो इसमें देखिए मशीन लर्निंग है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है और रोबोटिक्स है। तो इनको देखिए प्रमुख घटकों को क्या करना है, आपको एक फ्लो चार्ट बना के वो डाल दीजिए। जैसे मशीन लर्निंग है ना, ये आप खुद से कर सकते हैं, और आप रोबोटिक्स है, तो इस तरीके से आप ये एक फ्लो चार्ट बनाइए और इसमें डाल दीजिए। महत्वपूर्ण बिंदुओं में क्या क्या है, तो AI की बढ़ती भूमिका, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक का विकास तेजी से हो रहा है और ये विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा भी रही है। AI के उपयोग से उत्पादकता और कार्यदक्षता में वृद्धि भी हो रही है। चुनौती और चिंताएं क्या है इससे संबंधित, तो AI के बढ़ते उपयोग से नौकरियों के अवसरों पर प्रभाव पड़ सकता है, जिससे रोजगार की चिंता बढ़ रही है। AI के विकास और उपयोग के साथ नैतिक और सामाजिक मुद्दे क्या क्या हैं वो आपको कमेंट में बताएं, या फिर उनको अपने नोट्स में शामिल करें। जैसे मुद्दे भी सामने आ रहे हैं, जैसे डेटा की सुरक्षा है, गोपनीयता है, तो ये इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं।
शिक्षा और प्रशिक्षण की आवश्यकता है। छात्रों को एआई के प्रति जागरूक करना, उन्हें इसके उपयोग के लिए प्रशिक्षित करना महत्वपूर्ण है। एआई को समझने और उपयोग करने के लिए शिक्षा प्रणाली में सुधार की जरूरत भी है। सकारात्मक दृष्टिकोण देख लीजिए, एआई को एक नए अवसर के रूप में देखना चाहिए, न कि एक खतरे के रूप में। तो एक आप इस तरीके से कोट भी कर सकते हैं, एआई तकनीक के उपयोग से जीवन स्तर में सुधार हो सकता है और विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा मिल सकता है। तो ये भी आप पक्ष में डाल सकते हैं इसके। नैतिक विचार क्या है, तो देखिए एआई के उपयोग में नैतिक विचारों का ध्यान रखना आवश्यक है। एआई के विकास और उपयोग में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना भी यहाँ महत्वपूर्ण है। अब देखिए यहाँ सरकारी प्रयास क्या क्या हुए हैं वो देख लेते हैं। भारत सरकार की क्या क्या पहल है। जैसे राष्ट्रीय एआई नीति जो 2018 में लाई गई थी, इसका क्या उद्देश्य है, भारत में एआई के विकास और उपयोग को बढ़ावा देना। तो एआई नीति कब आई है, 2018 में। तो ये आप कोट करिएगा एआई को, ये हमेशा आप याद रखिए। देखिए सरकारी प्रयास तो आपको सभी क्वेश्चन में डालने हैं, नहीं भी पूछे तो 2-3 डाल दीजिए आप, तो उससे आपके डायमेंशन भी बढ़ जाते हैं और देखिए नंबर बढ़ने के चांसेस रहते हैं। अगला पॉइंट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। इसमें क्या है, शिक्षा प्रणाली में एआई और डिजिटल तकनीकों का समावेश किया गया ताकि छात्रों को इन तकनीकों के प्रति जागरूक और प्रशिक्षित किया जा सके। राष्ट्रीय एआई पोर्टल 2020 में लॉन्च किया गया था। तो इसका काम क्या है, शोध और विकास और नीतियों के लिए एक केंद्रीय मंच प्रदान करना इसका उद्देश्य है। अब कुछ देख लेते हैं इधर, उत्तर प्रदेश सरकार की पहल डिजिटल इंडिया, हालांकि ये केंद्र सरकार की भी है। तो इसमें क्या है कि एआई और अन्य डिजिटल तकनीकों को बढ़ावा देने के लिए कई कार्यक्रम शुरू किए गए। इसके तहत किए गए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एआई शिक्षा, राज्यों के स्कूलों और कॉलेजों में एआई के प्रति जागरूकता और प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए गए। तो ये सब भी डाल सकते हैं क्योंकि इस पर अभी ज़्यादातर काम शुरू ही हुआ है, तो ज़्यादा ऐसे इनिशिएटिव अभी राज्य सरकारों ने नहीं ले पाए। तो आप कुछ उसी से केंद्र सरकार वाली योजनाओं से जोड़ के दिखा सकते हैं। चुनौतियाँ क्या क्या हैं, तो रोजगार पर प्रभाव पड़ सकता है। एआई के बढ़ते उपयोग से जो पारंपरिक नौकरियों पर प्रभाव पड़ सकता है, जिससे बेरोजगार की समस्या बढ़ सकती है। अब देखिए दोनों ही पक्ष हैं इसके, प्रभाव में सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी। अब इसमें बताया गया नेगेटिव वाला कि जो पारंपरिक नौकरियां हैं उन पर प्रभाव पड़ सकता है, वहाँ बेरोजगारी की समस्या बढ़ सकती है। लेकिन इससे नए अवसर भी सृजित हो सकते हैं, जिससे कि नए रोजगार के आपके ये पॉजिटिव पॉइंटों में दिखाना है कि नए अवसर भी आपको मिल सकते हैं रोजगार के। नैतिक और सामाजिक मुद्दे इससे जुड़े हुए हैं, इस समाधान करना इनका आवश्यक है, जैसे डेटा सुरक्षा और गोपनीयता। शिक्षा और कौशल विकास, शिक्षा प्रणाली में सुधार और एआई के लिए आवश्यक कौशल विकास एक चुनौती है इसमें भी, क्योंकि इतना शिक्षा और कौशल विकास नहीं है अभी। और देखेंगे कि एआई के प्रति अभी स्टार्टिंग ही है, तो इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाया जा रहा है इस पर। उपाय देख लीजिए, शिक्षा और प्रशिक्षण को बढ़ावा दिया जाए, नैतिक दिशा निर्देश दिए जाएँ इसके लिए, है ना। ये पढ़ लीजिएगा, पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए, नियामक ढांचा बनाया जाए इसके लिए एक मजबूत। और आगे है रोजगार के नए अवसर इससे जनरेट होंगे। तो ये सब आप दिखा सकते हैं और ये निष्कर्ष दे सकते हैं आप। ये सारी चीज़ें थी। आगे है ये आपका मोदी, ये है भारत रूस संबंधों पे। तो ये देख सकते हैं, देखिए मोदी जी की ये रूस यात्रा थी। इसका उद्देश्य था भारत रूस के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना, व्यापार, ऊर्जा, रक्षा और सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देना। यह तीसरी बार है जब पीएम मोदी एक अंतर्राष्ट्रीय द्विपक्षीय यात्रा पर रूस गए। दूसरा पॉइंट देखिए, व्यापार और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा मिलेगा इससे। ये प्रमुख उद्देश्यों में देख सकते हैं, तो कॉमन पॉइंट होते हैं। रक्षा और सुरक्षा सहयोग बढ़ावा इसमें दिया जाएगा दोनों देशों के मध्य, और साइबर सुरक्षा, आतंकवाद के खिलाफ संयुक्त प्रयासों पर भी चर्चा होगी यहाँ पे। अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दे देखिए, इन पर भी विचार विमर्श होगा। और अफगानिस्तान की स्थिति, एशिया प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा शामिल होगी इसमें। दोनों देश वैश्विक मंचों पर अपने सहयोग को बढ़ावा देने पर भी जोर देंगे। सांस्कृतिक और शैक्षिक सहयोग, इसको भी बढ़ावा दिया जाएगा। इसके तहत भी समझौतों पर हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। आगे देखिए, भारत रूस के ऐतिहासिक संबंध देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, भारत और रूस यानी पहले से पूर्व सोवियत संघ बोला जाता था, ये तो आप जानते ही होंगे। सब इनकी शुरुआत जो संबंधों की हुई है 1950 से हुई है, और 1971 में ये संबंध और मजबूत हो गए, क्योंकि दोनों देशों के बीच में मित्रता संधि हस्ताक्षरित हुई थी 1971 में, तो और मजबूत हो गए थे। सहयोग के क्षेत्र देख लीजिए, जैसे रक्षा सहयोग है भारत और रूस के बीच में, हथियारों की खरीद और संयुक्त रक्षा परियोजनाएं का प्रमुख स्थान है। उदाहरण के देखिए, ब्रह्मोस मिसाइल परियोजना, इसके तहत ब्रह्मोस मिसाइल बनाई गई थी दोनों देशों के सहयोग से। भारत ने रूस से देखिए S-400 मिसाइल प्रणाली खरीदी है, जो दोनों देशों के बीच रक्षा संबंधों को भी मजबूत करती है। उदाहरण में दे सकते हैं परमाणु ऊर्जा, रूस ने भारत के कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो ये आप उदाहरण में दे सकते हैं। अंतरिक्ष अनुसंधान, इसरो और रूसी अंतरिक्ष एजेंसी के बीच में देखिए कई सारे अंतरिक्ष मिशनों में योगदान दिया गया। व्यापार और निवेश में तो देखिए 2025 तक द्विपक्षीय व्यापार को $30 बिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य भी रखा गया है। शैक्षिक और सांस्कृतिक सहयोग देखिए, दोनों देशों के बीच में इसमें बढ़ावा दिया जा रहा है। तनाव के भी कुछ बिंदु हैं, वो जान लीजिए। अमेरिकी दबाव है, क्योंकि भारत पर अमेरिका का दबाव है कि वह रूस के साथ समझौते को सीमित करे, और खासकर S-400 जो मिसाइल सिस्टम है उसकी खरीद पर उसको लेके दबाव देखा जाता है। अमेरिका ने भारत पर रूस के साथ सहयोग के कारण प्रतिबंध लगाने की भी धमकी दी है। ऊर्जा सहयोग में चुनौतियां हैं, यानी दोनों देशों के बीच में देखेंगे विभिन्न परियोजनाओं की समय सीमा और वित्तीय प्रबंधन इसमें शामिल है। भारतीय कंपनियों को रूस में व्यापार करने में कानूनी और प्रशासनिक चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है। निर्यात प्रतिबंध दोनों देशों में देखिए, कुछ निर्यात प्रतिबंधों के कारण भी बाधा उत्पन्न होती है व्यापार में।
और विशेष रूप से उच्च तकनीकी और अच्छा उपकरणों के मामलों में। आगे देखिए, आगे है आपका ये निष्कर्ष है, तो ये आप दे सकते हैं एक बैलेंस निष्कर्ष। ठीक है, पीडीएफ डाउनलोड करना है तो ओनली पीसीएस टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिए। भीड़ का प्रबंधन अगला आर्टिकल है। तो ये देखिए मेन क्या था कि ये हाथरस जो हुआ है, हाथरस में जो धार्मिक आयोजन था उसके दौरान भगदड़ मच जाने से 200 से अधिक लोगों की जान चली गई, उसी से संबंधित है। तो ये आपके पेपर 4 में भी आप यूज़ कर सकते हैं केस स्टडी में। भीड़ प्रबंधन की आवश्यकता क्या है, जैसे देखिए भारत में धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक आयोजन होते हैं तो वहाँ पे बड़ी भीड़ देखी जाती है, दुर्घटनाएं और भगदड़ की घटनाएं यहाँ होती रहती हैं और जान माल की हानि काफ़ी होती है। तो ये प्रभावी योजना की आवश्यकता है इसके लिए, और इसमें पुलिस और प्रशासनिक और मेडिकल सुविधाओं की पूर्व तैयारी भी आवश्यक है। तो ये आप पॉइंटों में दे सकते हैं। ये हाथरस वाले ही चीज़ें हैं। उदाहरणों केस स्टडी में देखिए, जैसे प्रयागराज का ये कुंभ मेला, ये पॉजिटिव पॉइंट है कि यहाँ आयोजित जो कुंभ मेला है इसके दौरान प्रशासन ने प्रभावी भीड़ प्रबंधन किया, जिससे लाखों श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो सकी। वहीं नेगेटिव पॉइंट में देखिए हाथरस भगदड़ कांड देख लीजिए कि इसमें क्या उचित व्यवस्था के अभाव में दुर्घटना हुई, जिससे कई लोगों की जान चली गई। आवश्यक कदम, भीड़ प्रबंधन के लिए पुलिस और प्रशासन को साथ साथ आम जनता की भागीदारी आवश्यक है। आयोजन के दौरान सुरक्षा और चिकित्सा सुविधाओं का उचित प्रबंधन किया जाना चाहिए। प्रशासनिक गाइडलाइंस जारी की जानी चाहिए इसके तहत, और इनका पालन सुनिश्चित करने के लिए सख्त इनकी निगरानी की जाए। उपाय देखिए क्या क्या हो सकते हैं। तो प्रशिक्षण और जागरूकता को बढ़ावा दिया जाए पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को, यानी भीड़ प्रबंधन से संबंधित। आम जनता को भीड़ प्रबंधन के महत्व और सुरक्षा उपायों के बारे में जागरूक किया जाए। टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाए, जैसे भीड़ प्रबंधन के लिए सीसीटीवी कैमरे हुए, ड्रोन हुए और अन्य आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जाए। अब देखिए बोलना तो बहुत आसान है कि ये सारी चीज़ें लागू की जाएं, लेकिन सारी समस्या आ जाती हैं जो वित्तीय हैं, यानी कि गवर्नमेंट के पास भी इतनी चीज़ों की लिमिटेशंस होती हैं, लेकिन वही चीज़ें कि आपको पॉइंट देने हैं, लेकिन है ना, किसी भी तरीके से फंड को डाइवर्ट किया जाए या कुछ भी किया जाए, लेकिन ये चीज़ें जरूरी आप दिखाइए। रियल टाइम मॉनिटरिंग की जाए, डेटा एनालिसिस के माध्यम से भीड़ को नियंत्रित किया जा सकता है, तो ये कार्य किए जा सकते हैं। सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा दिया जाए, जिसमें स्थानीय समुदाय है या स्वयं सेवकों की जैसे होती हैं, तो इनकी बढ़ावा दिया जाए। और आगे है आपातकालीन प्रबंधन। तो इसको जो टीम बनाई जाए आपातकालीन प्रबंधन की, जो आयोजन स्थलों पर ऐसी आपातकालीन निकासी मार्ग और चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध इसमें होनी चाहिए। और ये आपका निष्कर्ष दे सकते हैं, यानी कि ये एक महत्वपूर्ण और संवेदनशील कार्य है। तो इस तरीके से आप निष्कर्ष भी लिखना सीख जाएंगे। क्योंकि बहुत सारे लोगों का देखिए, अभी लोगों का बहुत सारे स्टूडेंट हैं, उनका मैसेज आता रहता है कि समस्या देखिए परिचय देने में और निष्कर्ष देने में बहुत सारी कठिनाइयाँ हो रही हैं। तो निष्कर्ष में हम कैसे दें और परिचय को कैसे बनाएं। तो आप यहाँ से डिफरेंट जब परिचय पढ़ेंगे ना, तो आपको खुद ही इतना अनुभव हो जाएगा कि आप बार बार जो देखेंगे तो कुछ चीज़ों को मैनेज करना सीख जाएंगे। तो आप इनको पीडीएफ को जरूर पढ़ते रहिए। और साथ साथ देखिए जो पीवाईक्यू का सॉल्यूशन दिया है ना, पीवाईक्यू सॉल्यूशन जो दिया है मेंस का, मेंस वाला बता रहे हैं, प्री का नहीं है। प्री का तो बहुत सारा मार्केट में पड़ा है, लेकिन मेंस का नहीं मिलेगा आपको सही सॉल्यूशन। तो ये सॉल्यूशन में देखिए लगभग 460 क्वेश्चन, यानी 460 क्वेश्चन आपको मिले हैं चारों पेपर के 1 to 4। अब इतने क्वेश्चन जब आप सॉल्व कर लेंगे, इतने आप निष्कर्ष देखेंगे, इतने परिचय देखेंगे, तो इससे आप खुद ही जान लीजिए कि आपका स्तर कितना बढ़ जाएगा। और इतना शानदार बनाया ये आपका पीवाईक्यू कि आपका 80% सिलेबस और तैयारी कंप्लीट हो जाएगा। इससे ज़्यादा ही हो जाएगा, कुछ बचता नहीं है। हालांकि जिन्होंने कर लिया है, और बची हुई चीज़ों जो आईएएस के पेपर हैं वहाँ से निकाल के आपको देंगे। तो आप जो सपोर्ट करेंगे चीज़ों को लेकर, तो हम कोशिश करेंगे। तो देखिए टाइम चाहिए होता है इनमें, बहुत मेहनत लगती है, बहुत सारे डिफरेंट सोर्सेज यूज़ करने पड़ते हैं, तब जाके ये कंटेंट तैयार होता है। कंटेंट की हिंदी मीडियम में बहुत ज़्यादा कमी है। तो जो भी सिलेक्शन लेना चाहते हैं, देखिए पीवाईक्यू जरूर पढ़िएगा। पीवाईक्यू ऐसा आधार होते हैं, प्री का भी आधार है और मेंस का भी आधार है। तो जो भी नहीं देखें तो पीवाईक्यू का देखिए ओनली पीसीएस टेलीग्राम चैनल पे वो आपके सैंपल पड़े हुए हैं, तो वो आप देख सकते हैं। और जिनको लेना है वो इसी नंबर पे संपर्क कर लीजिए। और बताइएगा, जैसे अभी देखिए घटना सार आई है, तो प्री के लिए घटना सार, तो उसे अगर आप पढ़ना है तो आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, तो उसको शुरू किया जाएगा। कैसे पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना रहता है, तो वो सारी चीज़ें उसमें एक्सप्लेन की जाएंगी। तो आप ये बता सकते हैं आप। ठीक है, इसमें इतना ही है। थैंक यू।